चौपाल का सगलादर्शिका ने राम राम सा। भाई ग्रामीण भाई बहनों, आपने जो सरकार है सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयासों पर काम करें। आपने संविधान में विकास के मायने कोई भेदभाव को नहीं करे हुए और सरकार के द्वारा समय समय पे बहुत सारी यानी कि योजना बनाई गई है जो सभी वर्गों ने एक साथ ऊपर ले आयो जा सका है। आज चौपाल में आप सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रमों पर चर्चा करशा कि आखिर ये 15 सूत्रीय कार्यक्रम काई हैं, आपको लक्ष्य काई हैं और जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है वो की तरीक़ों जो है आपको फ़ायदो उठा सके। और ई विषय पे जानकारी देबा खातर आपने सागे पधारा है महमूद अली खान जी, जो कि अतिरिक्त निर्देशक है अल्पसंख्यक विभाग में। महमूद जी, के चौपाल कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। महमूद जी, आज आप अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो सरकार के द्वारा 15 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया है वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप वहाँ के दर्शकों ने आप बताओ कि जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम है एक काई है और आंखों बनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो काई है। आपने बड़ा सही मुद्दा उठाया है कि 15 सूत्रीय कार्यक्रम है क्या। अधिकतर ये देखने में आता है कि योजनाएं बहुत बनी हुई हैं लेकिन उसकी जानकारी आम जन तक नहीं होती है। तो मैं 15 सूत्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि 25 फरवरी 2005 को माननीय राष्ट्रपति महोदय ने संसद के संयुक्त अधिवेशन के अंदर ये निर्णय लिया कि इनको पुनः परिभाषित करते हुए उनमें संशोधन किया जाए और एक ये लक्ष्य जोड़ा जाए कि निर्धारित समय अवधि के अंदर जो भी हम कोई काम अपने हाथ में लें तो उसको उसमें पूरा किया जाए। इसके आधार पर उन्होंने उनको पुनः निर्धारित किया और मोटे रूप से अगर हम देखें तो इसके 4 उद्देश्य हैं। पहला जो हमारा उद्देश्य है वो शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना है और आप देखेंगे तो जो 15 सूत्र है उसके पहले 6 सूत्र शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं। दूसरा जो हमारा है वो है आर्थिक क्रियाकलाप और रोजगार की उपलब्धता के मामले में, जिसमें कि आप 4 जो हमारे सूत्र हैं जिसमें अगर हम देखें 7, 8, 9 और 10 वो जुड़े हुए हैं। उसके बाद में अगर हम देखें तो आर्थिक समानता और लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने की बात है आधारभूत, तो उसमें हमारे जो सूत्र है वो 2 सूत्र जो है उद्देश्य के रूप में हमारे साथ में है। और उसके बाद में अंतिम जो 3 सूत्र हैं 15 में वो हमारे अगर आप देखोगे तो सांप्रदायिक जो सौहार्द है, एक दूसरे के प्रति जो हमारी वैचारिक एकता और जो सोच है जिसमें सकारात्मक लाने की बात है वो उससे जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये 15 सूत्र हैं जिनको एक निर्धारित समय अवधि में पूरा करने की बात के साथ पुनः निर्धारित किया गया। जी, मतलब आप आके ऐसा कहा कि जो भी अपना अल्पसंख्यक समुदाय है बाने शिक्षा, आर्थिक और सांप्रदायिक हर तरह ऊपर उठाने के लिए सरकार के द्वारा ये 15 सूत्रीय जो कार्यक्रम चलाए भी गए और ये ज़रूरी भी है क्योंकि देश जद ही स्वर्ग बंसी, जब सबको विकास जो है वो एक साथ हुसी। इसके साथ महमूद जी अगर आप बात करें अभी आप जी की शिक्षा की आप बात करी कि शिक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए और देश के विकास के लिए भी। और जो अपना 15 सूत्रीय कार्यक्रम है इनमें शिक्षा ने बहुत ज़्यादा महत्व दियो गयो है, तो ई पर आप कहीं कहना चाहो। देखिए, आपने बड़ी सही बात उठाई कि जो शिक्षा है उसके बिना ना तो विकास संभव है ना ही सकारात्मक सोच भी संभव है। और 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो है मूलतः अगर हम देखें तो हमारे भारत में रहने वाले जो 6 अधिसूचित समुदाय हैं जिसमें मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, पारसी है और जैन, ये 6 वो समुदाय हैं जो विकास की जो धारा में अगर अपन देखें तो अन्य जो हमारा समुदाय है उनसे थोड़ा पिछड़ा हुआ है। तो उनको किस तरीके से हम मुख्य धारा में लेके आए, उसके लिए जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य जिसको हम कहते हैं शिक्षा के अवसरों की उपलब्धता की बात है वो इसमें जुड़े। तो पहला जो 6 बिंदु हैं उसी में शिक्षा से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जिसके अंदर हम बच्चे के जन्म से लेके यानी जब वो अपनी माता के गर्भ में आ रहा है, उसके बाद जब वो दूध पी रहा है, फिर उसकी प्री प्राइमरी यानी पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है यानी विद्यालय जाने से पहले उसके सीखने की प्रक्रिया है जो हम वो ICDS के माध्यम से, महिला एवं बाल विकास के माध्यम से उसको लागू कर रहे हैं। उसके बाद में हम उसके विद्यालय की पहुंच तक की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा विभाग के द्वारा जो कक्षा 1 से लेके 12वीं तक के विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें ना केवल हम आधारभूत संरचना और शिक्षकों की उपलब्धता और इन सब संसाधनों को उपलब्ध करवाते हैं, वरन पढ़ने के लिए जो है हम छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराते हैं, जो हमारा अगर आप देखेंगे एक प्रमुख कार्य, ताकि क्योंकि जो गरीबी की अवस्था है, जो लोग स्कूल तक नहीं पहुंच पाते,
तो उनको छात्रवृत्ति के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो आगे बढ़े। इसी तरीके से अगर आप देखें, शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति में उसके कौशल विकास की भी बात जुड़ी हुई है, यानी हाथ का जो हुनर है, जो दिमाग को परिपक्व करने की बात है, नए नए कौशल सीखने की जो बात है, वो भी इसके अंदर है। तो जो छठा बिंदु है जिसको हम मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन बोलते हैं, तो उसके जो 3 तत्व हैं, जिसमें हम एक में आधारभूत संरचना का देते हैं, एक में बालिका को पुनः छात्रवृत्ति अलग से देते हैं, और एक है कौशल विकास जिसको गरीब निवास कौशल विकास योजना बोलते हैं, स्किल डेवलपमेंट का जो काम है वो भी उसमें दे रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो शिक्षा है वो पूरा का पूरा आधार है किसी भी चीज़ का, प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम स्वस्थ समाज की, आर्थिक रूप से जो समरूप समाज है उसकी रचना कर रहे हैं। इसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो स्कॉलरशिप है वो आर्थिक विपन्नता वाले जो परिवार है, जो निर्धन परिवार हैं, जिनके अगर हम देखेंगे कि वो बच्चे जो पढ़ने में कहीं अधिक कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, उन लोगों को भी हम जो है छात्रवृत्ति के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जी हाँ, अभी महमूद जी आप आज 6 बिंदुओं पर बात करी हो कि 6 बिंदु जो 15 सूत्र है, में 6 जो सूत्र है वे शिक्षा ने लिए बात की, जिनमें एक आप मदरसा शिक्षा के बारे में भी अभी बताओ, तो इसके बारे में विस्तार बताओ कि मदरसा शिक्षा जो है बा काई है और की तरीक़ों जो आपने अल्पसंख्यक समुदाय है इको लाभ उठा सके। देखिए, इसमें जो चौथा बिंदु है जी वो बहुत ही स्पष्ट रूप से एक जो 6 अधिसूचित समुदाय हैं उसमें जो सबसे पिछड़ा हुआ है, अगर हम शिक्षा की धारा में देखें, चाहे विकास की धारा में देखें या सोच में भी देखें, तो वो जो अल्पसंख्यक समुदाय में जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो उन लोगों को आगे बढ़ा, क्योंकि उनके वहाँ एक सामान्य तौर पे ये प्रवृत्ति है कि बच्चा मदरसे में जाता है। असल में मदरसा है तो स्कूल ही, लेकिन वहाँ पे अगर हम देखें तो मदरसा में जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो राज्य सरकार और भारत सरकार ने पूरे मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए जो आधुनिक विषय हैं वो इन मदरसों में पढ़ाने की व्यवस्था जो है वो की जा रही है, जिसमें कि हम टीचर्स उपलब्ध करवाते हैं, बच्चों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवा रहे हैं, उनके लिए जो अन्य आधारभूत संरचना, यदि कोई मदरसे के अंदर कक्षा कक्ष नहीं है तो उसमें कक्षा कक्ष उपलब्ध कराने की बात है। तो अगर आप देखें तो इसके माध्यम से जो सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भी हम आधारभूत संरचना, शैक्षणिक सुविधाओं की जो है वो विशेष रूप से चला रहे, क्योंकि वो उस मदरसे में आने के बाद में यदि मुख्य धारा के विषयों को पढ़ेगा तो हम लंबे समय में देखेंगे कि वो बच्चा समाज की मुख्य धारा में भी जुड़ेगा, आर्थिक क्षेत्र की मुख्य धारा में भी जुड़ेगा, क्योंकि भाषागत जब उसके अंदर कौशल विकसित होगा और दूसरा जो कौशल है जो खासकर उसके हाथ से संबंधित जुड़ा हुआ है, तो वो मदरसे के माध्यम से 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं जब इसे पढ़ के निकलेगा तो वो एक स्वस्थ समाज के स्वस्थ नागरिक सिद्ध होगा। यही मदरसा एजुकेशन की या मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा का जो मूल आधार है वो यही है। इसके अंदर 2 तरह की जो योजनाएं अगर आप देखेंगे, इसको हम कहते हैं SPEMM, यानी पहले तो ये जो चीज़ थी वो मानव संसाधन मंत्रालय, जो वर्तमान में हम जिसको शिक्षा मंत्रालय कह रहे थे, उसके माध्यम से संचालित थी, लेकिन अब जो है गत वर्ष से इसको अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो ही लागू करता है, और इसके अंदर मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए वो ना केवल विषय अध्यापक जो है वो उपलब्ध करवाता है, वरन पाठ्य पुस्तकें, साइंस लैब, पुस्तकालय, इस तरह की समस्त जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध करवाते हैं। मैम मुझे जी अभी आप बताएं कि जो मदरसा शिक्षा है बिको जो मेन उद्देश्य है वो वही है कि हर जगह जो विद्यालय है वे बनवाना, खासकर जो शिक्षक है वे उपलब्ध कराना और इसके अलावा पुस्तकें भी उपलब्ध कराना। लेकिन मैं आपने एक बात पूछना चाहूँ कि सरकार के द्वारा इन की जो योजना है समय समय पर बनाई जा रही है और क्रियान्वयन भी करी जा रही है, लेकिन फिर भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करा तो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में योजनाओं ने लिए लोगों में जागरूकता की बहुत कमी देखी जा रही है, तो इसके बारे में आप कहीं कहना चाहो? नहीं, ये बात आपकी कुछ हद तक सही है जी, कि ऐसा व्यक्ति जो अक्षर ज्ञान नहीं रख रहा है तो वो कई बार योजनाओं की गहराई से उस बात को नहीं जानता, लेकिन मोटे रूप से यदि हम पिछले 5 साल से देखें अगर, तो मदरसा शिक्षा के बारे में या ऐसी अन्य योजनाएं जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं, जिसमें आप देखेंगे सबसे जो प्रभावी योजना हमारी है वो छात्रवृत्ति योजना है। मदरसे की जो शिक्षा है उसके अंदर अगर आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँ कि राज्य सरकार के द्वारा जो एक मदरसा बोर्ड राजस्थान में संचालित है, जिसमें लगभग 4000 मदरसे कक्षा 8 तक के उसमें जो है रजिस्टर्ड हैं,
और 1,82,000 से ज़्यादा बच्चे राजस्थान में इन मदरसों में अध्ययनरत हैं। ये केवल कक्षा 8 तक के हैं, जिनमें से अधिकांश मदरसे अगर आप देखेंगे लगभग 3,000 मदरसे जो हैं वो प्राथमिक की हैं, 1 से 5वीं कक्षा तक वाले ही हैं। तो प्रचार प्रसार की आवश्यकता भी है, ये बात बिल्कुल सही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार प्रचार प्रसार कर भी है, रही भी है, और विभाग के द्वारा भी जो है जिले स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर जो जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, और समय समय पर जो रोजगार मेले और कार्यक्रम होते हैं उस दौरान विभागीय अन्य योजनाओं का भी प्रचार प्रसार जो है वो सरकार भी करती है। हमारा भी प्रयास रहता है, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसको और अधिक गहराई तक ले जाने की ज़रूरत है, ताकि अंतिम व्यक्ति तक भी हम लाभ पहुंचाने में सक्षम हो सके। जी महमूद जी, अभी आप बात करियो छात्रवृत्ति की, आप बात करियो तो छात्रवृत्ति की अगर आप बात करा तो छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए कई मापदंड है, कहीं भी क्या मायने चाहे कि आपने छात्रवृत्ति की तरीकों मिल सके और कौन समुदाय में कौन से लोगों ने मिल सके। देखिए, आपका जो ये छात्रवृत्ति योजना वाला जो है, इसमें मैं स्पष्ट रूप से आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि इसमें 3 तरह की छात्रवृत्तियाँ हैं जो स्कूलिंग के हिसाब से तय है। कक्षा 1 से 10 तक की जो छात्रवृत्ति है, जिसको हम प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति बोलते हैं, और इसका जो संचालन है राजस्थान के अंदर जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से जो है हम इसको लागू कर रहे हैं। और कक्षा 11 से लेके यदि कोई व्यक्ति पीएचडी तक भी करना चाहता है तो उसको हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत रखते हैं। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँ आपको कि जी हाँ, अगर मतलब कोई विद्यार्थी है वो कोई आरएस या आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हैं और कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो बी के लिए भी कोई भी आर्थिक सहायता है या कोई छात्रवृत्ति है? उस तरह की भी है, लेकिन इन दोनों चीज़ों में एक थोड़ा सा अंतर करने की आवश्यकता। अधिकांश लोग क्या होता है, कई बार छात्रवृत्ति और कोचिंग को थोड़ा सा एक दूसरे के साथ मिला देते हैं। तो जो भी आपने मुझसे पहले पूछा था उसी को मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि वो कहीं अधिक आवश्यक है, क्योंकि कोचिंग में पहुंचने से पहले बच्चे को 12वीं और ग्रेजुएशन ये करनी जरूरी है। तो जो पात्रता की जहाँ तक बात है, तो उन बच्चों के 50% जो है वो गत परीक्षा के अंदर अंक आने चाहिए, और उनके जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी आय प्री मैट्रिक के अंदर 1 लाख रुपए जो है। दूसरा, अगर आप पोस्ट मैट्रिक की बात करेंगे तो उसके अंदर 2 लाख रुपए उनकी वार्षिक आय होनी चाहिए, और मेरिट कम मीन्स में 2.5 लाख रुपए की वार्षिक आय होनी चाहिए। तो ये वो व्यक्ति पात्र है, और इन सब में भौतिक लक्ष्य निर्धारित है, उसी के अनुरूप मिलता है। दूसरा पक्ष, आपने कोचिंग की जो बात की, भारत सरकार के द्वारा नई उड़ान, नया सवेरा, इस तरह की जो ग्रुप ए बी सी डी की जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए जो है वो संस्थागत प्रशिक्षण देने की योजनाएं हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो न केवल प्रशिक्षण प्राप्त करे, कोचिंग प्राप्त करके वो उस संस्था में चयन होगा तो प्रतिनिधित्व जो है उसके अंदर बढ़ेगा। ये मेन चीज़ है उसमें। और विद्यार्थी है वो विदेश जाना चाहे पढ़ने के लिए, तो बी के लिए कई सुविधा है। ये पढ़ो प्रदेश जो है वो एक योजना है जो बैंकों के माध्यम से सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी बोलते हैं। तो पढ़ो प्रदेश योजना में यदि आप विदेश के अंदर कोई प्रोफेशनल डिग्री है, पीएचडी है, उस तरह की कोई डिग्री करना चाहते हैं, तो आप किसी भी बैंक के माध्यम से लोन लेंगे तो जो उसका ब्याज होगा, उसका अनुदान जो है वो मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, लेकिन उसमें उसको वहाँ पे पहले प्रवेश लेना होगा, फिर उसके आधार पे उसको ऋण जो है वो स्वीकृत किया जाता है। जी, शिक्षा के लिए जो है बहुत सारा कार्य जो है 15 सूत्रीय कार्यक्रम के मायने कराया गया है। अगर आप साफ़ सफाई की बात करें तो आजकल साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुई है। सरकार के द्वारा भी स्वच्छ भारत अभियान जो है वो जोरों शोरों चलाए जा रहे हैं। तो जो ये मलिन बस्तियाँ हैं, आके विकास के, आके साफ़ सफाई के लिए किस तरीका कार्यक्रम चलाया जा रहा है? जो हमारी स्थानीय निकाय हैं, जिनमें अपन जनप्रतिनिधि वगैरह भी होते हैं, उनका ये कार्य है कि उन बस्तियों के अंदर वो साफ़ सफाई का कार्य, स्वच्छता कार्यक्रम के तहत जो आपने देखा होगा शौचालय उपलब्ध करवाए गए हैं, पेयजल की सुविधा उनको दी जाती है। साथ ही साथ उस पूरे इलाके के अंदर यदि किसी भी प्रकार की कोई सड़क, नाली इत्यादि का निर्माण कराया जाना होता है तो वो उनका करवाया जाता है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा पूर्व के अंदर जो इंटीग्रेटेड हाउसिंग डेवलपमेंट स्कीम है उसका संचालन किया जा रहा था। एक है बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर, BSUP, उसका भी संचालन किया जाता रहा। और इसमें किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन जितनी भी मलिन बस्तियां हैं उन सभी के अंदर जो है स्वच्छता के तहत भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा सतत जो है वो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि जो आपने देखा होगा कोविड जैसी जो महामारी है उसके
फैलाव में रोकने में भी ये कार्यक्रम हमारे काफ़ी सफल रहे, तभी उन बस्तियों के अंदर कोविड का जो प्रभाव है कंपैरेटिवली या तुलनात्मक रूप से कम रहा। इसके अलावा अगर आप बात करें, सरकार हमेशा कौशल के विकास पर बहुत ध्यान दे रही है, कौशल पे विकास पर बहुत कार्य कर रही है। तो कौशल के विकास के लिए की तरीकों जो है प्रशिक्षण दियो जावे, इसके बारे में आप बताओ। देखिए, सरकार इसमें 2 तरीके से काम कर रही है। पहले जो है वो ITI और पॉलिटेक्निक, उनके भवन निर्माण करवाना, उसमें कोर्स की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, इसके माध्यम से जो बच्चे 10वीं 12वीं में उनको सीधा जोड़ना और उनमें कौशल विकास करना, ताकि वो अर्थव्यवस्था के अनुरूप जो है वो कोई भी काम कर सके। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने कहा कि इस प्रशिक्षण के उपरांत अगर हम देखें तो भारत सरकार के द्वारा सीखो और कमाओ योजना का संचालन किया जा रहा है। गरीब निवास कौशल प्रशिक्षण योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत भारत सरकार ने एक विशेष प्रक्रिया अपना रखी है जो कहीं अधिक सफल है, कि जो इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं हैं, जिनको हम NGO के माध्यम से भी जानते हैं, कोई भी ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज ग्रुप हो सकता है, वो आवेदन करते हैं और उस आवेदन के आधार पर और उनकी जो कौशल विज्ञता है कि वो किस क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, उसके अनुरूप जो है वो कोर्स जो है डिज़ाइन किए हुए हैं। तो उनको उसी के अनुरूप आप 500 छात्रों को प्रशिक्षित करेंगे, आप 200 को करेंगे, आप 1000 को करेंगे। अलग अलग राज्यों के अंदर वो इस प्रकार से सीखो और कमाओ के तहत उनको देते हैं। और उसका जो अगर आप आधार देखें तो उनको उसमें 50% से अधिक 50 to 75% जो है वो उनको रोज़गार उपलब्ध करवाना होता है। और जो लोग रोज़गार उपलब्ध नहीं करके अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं तो उनको ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसको हम लागू भी कर रहे हैं और ये सफलतापूर्वक चल भी रहा है। भारत के अनेक राज्यों में चल रहा है, राजस्थान के अंदर भी चल रहा है और इसको आम जन तक पहुंचाने में जो विभाग के द्वारा अनेक प्रयास किए जाते रहे। इसके साथ आप देखेंगे कि राज्य सरकार के द्वारा भी जो RSLDC है, कौशल विकास का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो भारत सरकार के सहयोग से और राज्य सरकार के सहयोग से दोनों से चला जा रहा है। विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ रुपए केवल अल्पसंख्यक समुदाय के कौशल विकास के ऊपर ही खर्च किए जाते हैं ताकि उनको रोजगार की प्राप्ति हो सके। और जो रोजगार प्राप्त कर लें, प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, तो उनके लिए विशेष निर्देश भी हैं कि वो लोन लेना चाहें तो RMFDCC के माध्यम से उनको ऋण सुविधा दिए जाने का प्रावधान भी है। महमूद जी, बहुत बढ़िया बात आप बताइए कि भाई कौशल के विकास के लिए जो सरकार के द्वारा है वो बहुत सारा प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हो। इसके साथ साथ में पढ़ो और कमाओ जो आप बता रहे हो, इसके तहत अगर कोई व्यक्ति कोई अपना खुद को रोजगार चलाना चाह रहे हो, खुद को कोई कार्य करना चाह रहे हो प्रशिक्षण लेने के बाद, तो सरकार भी के लिए ऋण की सुविधा भी दे रही है। तो महमूद जी, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, जो ऋण की सुविधा है इसकी पात्रता के लिए कहीं चाहे? देखिए, राज्य सरकार में जो है RMFDCC एक चैनलाइजिंग एजेंसी है जो भारत सरकार के NMFDCC के साथ जुड़ी हुई है। इसके अंदर जो क्रेडिट लाइन बनी हुई है, यानी लगभग 6 लाख से नीचे और 6 लाख से ऊपर जिनकी वार्षिक आय है, उनको 2 तरह के ऋण दिए जाते हैं। एक ऋण जो है उनके व्यावसायिक ऋण बोलते हैं, जिसको हम अपना कोई भी काम करना चाहें उसके लिए। दूसरा है शिक्षा का ऋण है और तीसरे प्रकार का ऋण है जो माइक्रो फाइनेंसिंग के तहत जो ऋण दिए जाने की सुविधा है। इसके अंदर पात्र अभ्यर्थी जो है वो कोई भी अपना कार्य करना चाहता है तो RMFDCC को या बैंक किसी के भी माध्यम से यदि वो लोन लेना चाहता है तो उसको दिलाए जाने का प्रावधान है। यदि वो बैंक से लेता है तो वहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो दिए जाने का प्रावधान है। और यदि वो RMFDCC से लेता है तो बहुत न्यूनतम लगभग 6% के लोन के ऊपर जो है ब्याज के ऊपर उसको लोन दिया जाता है। और यदि महिला कोई है और वो समय पर पूरा जमा करा देती है तो उसको पूरा ऋण माफ़ कर दिया जाता है। ये इसकी विशेष बात है। और यदि कोई पुरुष है वो जमा करता है उसको 2% का लाभ दिया जाता है। तो RMFDCC के माध्यम से व्यावसायिक, जिसको हम टर्म लोन भी बोलते हैं, वो दिए जाने का प्रावधान है। और राज्य के जो निवासी हैं अल्पसंख्यक समुदाय के, वो इसको ले भी रहे हैं। और यदि कोई बहुत ही इस तरह का व्यक्ति है जिसका वो नहीं कर पाया, तो अभी राज्य सरकार के द्वारा एमनेस्टी योजना भी प्रारंभ की गई थी, जिसमें आम ऋण माफ़ी योजना है। 2014 से पहले कोई ऐसा व्यक्ति जो किन्हीं कारणों से या जिसकी डेथ हो गई हो तो उस तरह के पात्र व्यक्ति का ऋण माफ़ करने की सुविधा भी राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई है। इसके साथ एक और चीज़ महमूद जी मैं आपने पूछूँ, अगर आप सांप्रदायिक दंगा की बात करा, सांप्रदायिक लड़ाई झगड़ा की बात करा, तो और निपटारो पाने के लिए जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए हैं, इनमें की तरीक़ों जो है कार्यक्रम करो जाए कि जो सांप्रदायिक लड़ाई झगड़ा हो रहा है या छोटा बहुत मन मुटाव हो रहा है, आने रोक्यो जा सके। देखिए, अगर आपने बिंदु तो ऐसा उठाया जो आज
के समय में सबसे ज़्यादा प्रासंगिकता लिए हुए है। इसके तीनों ही बिंदु, जो बिंदु संख्या 13 है, अगर आप उसमें देखें तो सांप्रदायिक सौहार्द की बात की हुई है कि जिसमें पुलिस के द्वारा, जिसको प्रशासन जो है, अन्य जो अपना जिला प्रशासन है, वहाँ पे वो बैठक करवाएं जिसमें अपन शांति सद्भाव की बैठकें भी कहते हैं, या CLP की बैठक जो है वो भी कहते हैं, वो करवाए जाने का प्रावधान है। जो बिंदु 14 है उसके अंदर अभियोजन की बात है, यानी यदि किसी भी दोषी व्यक्ति को, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का दोषी है, तो उसको सजा दिलाए जाने का जो प्रावधान है, उसके अंदर गृह विभाग, होम और न्याय विभाग की भूमिका स्पष्ट रूप से है कि वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको कन्विक्शन किया जाए। और फिर हम रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है उससे पीड़ित है और उसका हर चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो हम वापस उसको किस तरीके से बसाया जाएगा, तो उसके अंदर सोशल जस्टिस है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, अन्य जितने भी कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने वाले विभाग हैं, उनके माध्यम से उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ये अंतिम 3 बिंदुओं की अगर हम देखें तो ये मूल सार है। और राजस्थान राज्य इस मामले में कहीं अधिक सही स्थिति में है, जैसा हमारा अपना मानना है। मैम जी, अगर आप बात करें, आपने जो दैनिक ज़रूरतें हैं, तो आप बात करें आवास की, जो है सबसे ज़्यादा आज के समय आज दैनिक ज़रूरत है, हर व्यक्ति की दैनिक ज़रूरत है। तो ग्रामीण आवास जो योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है, इके मायने कई जो बन फ़ायदों है मिल सके अल्पसंख्यक समुदाय ने। ये देखिए कि जो 15 सूत्र है उनमें से कुछ योजनाओं का संचालन तो सीधा अल्पसंख्यक मामलात विभाग करता है, जिसमें छात्रवृत्ति है, मदरसा शिक्षा की बात है, ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की बात है, कौशल प्रशिक्षण की बात है। लेकिन अन्य जो भी बिंदु हैं उनको दूसरे जो प्रमुख विभाग हैं वो उनका संचालन कर रहे हैं। तो अब जब आवास की आपने बात कही, तो ये पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो है योजना संचालित की जा रही है, जिसमें अपने प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो जो मुख्य योजना है। जी। तो इसमें जो है पात्र अभ्यर्थियों का चयन ग्राम सभा स्तर पे किया जाता है और उनको लाभ दिया जाता है। महमूद जी, आप बहुत बढ़िया जो जानकारी है आपने अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए सरकार के जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया है वहाँ के ऊपर बताइए, और बहुत विस्तार बताइए। आपको वहाँ की चौपाल कार्यक्रम में पधारवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण भाई बहनों, आज ही चौपाल में बस इतो ही, फिर मिलशा एक नई चौपाल में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए राम राम सा।